हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। यानी कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का लेक्चर नंबर 6 यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने 5 न्यूमेरिकल्स कराए थे और उसका जो बचा हुआ क्वेश्चंस है वो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का लेक्चर नंबर 7। तो जिस स्टूडेंट का इसके पहले वाले यानी प्रीवियस लेक्चर छूट गया है या नहीं देखे हैं तो शुरू से पहले लेक्चर नंबर 6 तक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद लेक्चर नंबर 7 को आप पढ़ेंगे। क्लियर? तो लेक्चर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक ग्लास रॉड इज रॉब्ड विथ रेशम, then charges produced on the glass rod is 3.2 into 10 raised to the power minus 9 coulomb. Find charge on the resham. Second, number of electron transfer from glass rod to resham. And third, mass changing in glass rod and resham. ये जो क्वेश्चन है वो है फ्रिक्शन मेथड का। फ्रिक्शन मेथड में एक्चुअल में होता क्या है कि जब ग्लास रॉड को रेशम के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन है वो रेशम पे चला जाता है। हमने इसका एग्जाम्पल यानी कि फ्रिक्शन मेथड के एग्जाम्पल में हमने इस चीज को कराया है, यानी कि जब ग्लास रॉड को रेशम के साथ रबिंग करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन रेशम पे चला जाता है। क्लियर? यानी कि ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और रेशम आपको पता ही है रेशम निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? यानी कि इसमें बोल रहा है कि रेशम पर जो चार्ज की वैल्यू है वो 3.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -9 है, तो रेशम पर क्या होगा। दूसरा, ग्लास रॉड से कितने इलेक्ट्रॉन रेशम पे जा रहे हैं। उसके बाद बताइए कि ग्लास रॉड के मास में क्या चेंजिंग आएगा और रेशम के मास में क्या चेंजिंग आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो फ्रिक्शन मेथड में हमने बताया था, ग्लास रॉड को रेशम के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाता है, रेशम पे चला जाता है। क्लियर? तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, रेशम के अंदर इलेक्ट्रॉन गया तो ग्लास रॉड हो जाता है पॉजिटिव और रेशम हो जाएगा निगेटिव। अब ग्लास रॉड पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रेशम पे प्रोड्यूस होगा, बट इसकी जो पोलैरिटी होगी वह अपोजिट होगी, क्योंकि रेशम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। ठीक है? यानी कि यहां पर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो इतना ही निगेटिव चार्ज किस पे डेवलप करेगा, रेशम पे। तो पहला का तो आंसर आ गया, चार्ज ऑन रेशम, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा ग्लास रॉड पे उतना ही निगेटिव चार्ज होगा रेशम पे। तो इसकी सॉल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे तो पहला का जो आंसर आएगा चार्ज ऑन रेशम, चार्ज ऑन रेशम, रेशम पे चार्ज क्या होगा, ग्लास रॉड पे जितना पॉजिटिव उतना ही रेशम पर निगेटिव हो जाएगा। मतलब 3.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम का निगेटिव वैल्यू, क्योंकि रेशम के साथ जब ग्लास रॉड को रबिंग करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जो है वो रेशम पे चला जाता है। ठीक है? यानी कि अब आपको रेशम हो जाएगा निगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड में सेम है, क्योंकि याद कीजिए अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो वहां पर फ्रिक्शन मेथड में हमने बताया है कि जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं फ्रिक्शन मेथड में उसकी मैग्नीट्यूड सेम होता है बट पोलैरिटी अपोजिट होती है। तो रेशम पे निगेटिव होगा लेकिन मैग्नीट्यूड ग्लास रॉड के बराबर ही आएगा। क्लियर? तो ये पहला तो हो गया। सेकेंड नंबर क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू रेशम, मतलब ग्लास रॉड से रेशम पे कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है उसे हम लोग निकालना है। तो मान लिया जाए कि आपका ग्लास रॉड से जो रेशम पे इलेक्ट्रॉन गया है उसकी संख्या n है। ये आपका ग्लास रॉड, सपोज ये ग्लास रॉड है और ये सपोज आपका ये है रेशम।
ठीक है, ये हो गया आपका रेशम, किसी भी शेप एंड साइज का हमने मान लिया रेशम हो गया। अब इससे इलेक्ट्रॉन, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन कितना गया है, तो मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफर हुआ है उसकी संख्या n है, मतलब नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन का हमने दिखा दिया ऐसे ग्लास रॉड से रेशम में गया है। यानी आप लिखेंगे लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम glass rod to रेशम बी एन, यानी ग्लास रॉड से रेशम में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है उसको हम लोग मान लिया एन। अब ग्लास रॉड पॉजिटिव और रेशम हो जाएगा नेगेटिव, तो किसी के लिए भी आप चार्ज का फॉर्मूला लिख लेंगे। अगर ग्लास रॉड के लिए चार्ज की फॉर्मूला लिखेंगे तो पॉजिटिव प्लस एन इंटू ई हो जाएगा। अगर रेशम के लिए लिखेंगे तो Q बराबर माइनस एन इंटू ई होगा, क्योंकि रेशम ने इलेक्ट्रॉन लिया है, ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो ग्लास रॉड के लिए लिखेंगे तो Q बराबर प्लस एन इंटू ई, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और रेशम निगेटिवली चार्ज है, तो इसके लिए अगर आप चार्ज की इक्वेशन लिखेंगे तो Q बराबर माइनस एन इंटू ई। दोनों से आप n की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप रेशम के लिए चार्ज की इक्वेशन लिखिए या फिर ग्लास रॉड के लिए चार्ज की इक्वेशन लिखिए। फर्क इतना ही है कि जब आप ग्लास रॉड के लिए लिखेंगे तो Q बराबर प्लस एन इंटू ई, क्योंकि ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। अगर रेशम के लिए लिखेंगे चार्ज की इक्वेशन तो माइनस एन इंटू ई, क्योंकि रेशम निगेटिव चार्ज हो रहा है। हमने लिखा ग्लास रॉड के लिए क्योंकि हमको पॉजिटिव ज्यादा फेवरेट है, तो हमने यहां पे लिखा फॉर ग्लास रॉड के लिए अगर हम लोग चार्ज की इक्वेशन लिखे तो Q बराबर हो जाएगा प्लस एन इंटू ई। अब यहां पर ग्लास रॉड का Q की वैल्यू लिख देंगे। ग्लास रॉड पे Q की वैल्यू आ गया है 3.2 इंटू 10⁻⁻9 बराबर n का n हो गया। E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां से आप n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। n की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, चलिए n हम के लिए लिख रहे हैं। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻9। ये कूलम में होगा, कूलम में यहां से कूलम ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका n बराबर इतना डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो गया। अब देख रहा है ये आसानी से कट रहा है 2 से, अब ये ऊपर जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻+19। सॉल्व करेंगे तो -9 प्लस 19 मिलके +10 हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ग्लास रॉड से रेशम में 2 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तीसरा जो था उसमें निकालना था कि ग्लास रॉड के और रेशम के मास में क्या चेंजिंग आएगा। ग्लास रॉड और रेशम के मास में क्या चेंजिंग आएगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर का ये फिर से हम एक बार फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया आपका ग्लास रॉड, दिस इज इक्वल ये रेशम। ये ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है रेशम में, ये रेशम हो गया। ये हो गया आपका ग्लास रॉड से रेशम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो अब इसलिए है कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ग्लास रॉड के मास में कमी आएगा, और रेशम में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो रेशम के मास में वृद्धि होगी, रेशम का मास इंक्रीज करेगा। क्लियर, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि जितना मास ग्लास रॉड में कम होगा उतना ही मास रेशम में बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। मान लीजिए 2 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड ने रिलीज किया है, वही इलेक्ट्रॉन तो रेशम को मिला है।
तो आप किसी एक की मास चेंजिंग निकाल लेंगे, दूसरा का ऑटोमेटिक है निकल जाएगा। ग्लास रॉड का हम निकाल रहे हैं, ग्लास रॉड के मास में कमी आएगी, कितना कमी आएगी वो निकाल लेते हैं, उतना ही मास रेशम में वृद्धि होगी, यानी कि उतना मास इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे? अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होता ग्लास रॉड से रेशम में, अगर ग्लास रॉड से रेशम में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होता तो मास कितना चेंजिंग होता? इतना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, यानी कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी मास ग्लास रॉड का कम होता और रेशम का इतना मास बढ़ जाता। दो होता, दो का अगर मान लो ट्रांसफर होता तो 2 गुना 9.1 गुना 10⁻31 केजी इलेक्ट्रॉन ग्लास इतना केजी मास ग्लास का कम होता और रेशम का बढ़ता। तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? तो 2 गुना 10⁻10 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर उतना से गुना कर देंगे। यानी कि अगर हम लोग लिखे, यानी कि अगर लिखे तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज मास इन ग्लास रॉड, यानी कि ग्लास रॉड के मास में जो डिक्रीज हो रहा है वह, यानी कि डिक्रीज मास इन ग्लास रॉड इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻10 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, क्योंकि इतना 2 गुना 10 इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड ने रेशम को ट्रांसफर किया है, तो इतना से गुना कर देंगे, वह मास डिक्रीज करेगा किसमें? तो ग्लास रॉड में। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18.2 और ये आ जाएगा 10⁻21 केजी, क्योंकि +10 और -31 मिलके हो जाएगा -21 केजी। इतना केजी मास डिक्रीज करेगा ग्लास रॉड का, सेम उतना ही रेशम का इंक्रीज करेगा, यानी कि इंक्रीज्ड मास, ये डिक्रीज्ड मास इन ग्लास रॉड, अब ये हो जाएगा इंक्रीज्ड मास इन रेशम, इतना सेम चीज, सेम। अब इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं 18.2 इंटू 10⁻21 केजी। जितना रेशम का मास इंक्रीज करेगा उतना ही ग्लास रॉड का मास डिक्रीज करेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 10 to the power 12 alpha particles are fall in a इतना अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड, 10 to the power 12 alpha particles per second fall in a conductor, full stop. Find the in a neutral conductor, in a neutral conductor, एक सेकेंड, न्यूट्रल कंडक्टर, फिर से पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन। 10 to the power 12 alpha particle per second fall in a neutral conductor, comma, find the time taken to charges are produced. Find the time taken to charges are produced Find the time taken to charges are produced on the conductor. Charges are produced on the conductor of magnitude
2 माइक्रोकूलम। ये है क्वेश्चन। 10 to the power 12 alpha particle per second fall in a neutral conductor. Find the time taken to charges are produces on the conductor of magnitude 2 माइक्रोकूलम। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन है, एक न्यूट्रल कंडक्टर है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते हैं, फिर इसकी सॉल्यूशन समझेंगे कैसे किया जा रहा है। एक न्यूट्रल कंडक्टर है मतलब चार्ज की वैल्यू शुरुआती दौर में 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। और बोल रहा है कि इस कंडक्टर के अंदर अल्फा पार्टिकल जो है वह आके गिर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल इस कंडक्टर के अंदर गिर रहा है जिसकी रेट दिया हुआ है 10 to the power 12 अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के अंदर 10 की पावर 12 अल्फा पार्टिकल इस कंडक्टर के अंदर आके गिर रहे हैं। तो अगर एक अल्फा पार्टिकल इसके अंदर आएगा तो इसकी चार्ज एक अल्फा पार्टिकल के बराबर बढ़ जाएगा। 2 अल्फा पार्टिकल इसके अंदर गिर रहा है तो इसकी चार्ज 2 अल्फा पार्टिकल के बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये शुरू में न्यूट्रल है कि नहीं। तो इसमें दिया क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड। तो मान लिया जाए कि अल्फा पार्टिकल की जो संख्या वो n है। यहां पे लेट हमने मान लिया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, हमने मान लिया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल भी n। हमने मान लिया कि इसमें n नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। अब दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड, तो इसमें n/t का मान दिया हुआ है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड। इसको अगर हम लोग नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल को n मान लें तो n/t नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड इसको पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा बाबू, n/t का मतलब होता है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड n/t। इसकी वैल्यू दिया है 10 की पावर 12। फिर से सबसे पहले एक न्यूट्रल कंडक्टर है जिसके अंदर 10 to the पावर 12 अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड आके गिर रहे हैं। तो इसमें हमने मान लिया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल भी n, तो n/t की वैल्यू दिया है 10 की पावर प्लस 12, क्योंकि n/t को पढ़ेंगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड। अब ये बोल रहा है कि टाइम की वैल्यू निकालिए, t इज इक्वल टू वॉट। t की वैल्यू क्या होगी, कब, जब इसकी चार्ज का मान 2 माइक्रोकूलम हो जाए। जैसे इसमें अल्फा पार्टिकल गिर रहे हैं, तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल की वैल्यू बढ़ेगा इसके अंदर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि इसमें एक सेकेंड में 10 की पावर 12 अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। तो एक सेकेंड में 10 की पावर 12 अल्फा पार्टिकल गुना एक अल्फा पार्टिकल के चार्ज के बराबर इसकी चार्ज बढ़ जाएगी। तो इसमें टाइम की वैल्यू बताना है कि कौन ऐसा टाइम है कि इस कंडक्टर का जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम हो जाए, मतलब 2 माइक्रोकूलम बराबर 2 गुना 10 की पावर -6 कूलम के बराबर हो जाए। क्लियर। अब अल्फा पार्टिकल गिर रहा है, तो अल्फा पार्टिकल गिर रहे हैं तो इसमें चार्ज की जब वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो Q बराबर कंडक्टर की जो चार्ज की जो वैल्यू लिखेंगे, एक्चुअल में फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई, मतलब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होते हैं तो प्लस और इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे होते हैं तो माइनस। ये होता है चार्ज का फॉर्मूला। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर और बाहर नहीं आ रहा है, इसमें अल्फा पार्टिकल अंदर आ रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि इसमें जो आपका चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का वह +2 इंटू ई होता है। तो इसके आधार पे अगर हम लोग Q की वैल्यू लिखे तो ये सब बदल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अल्फा आ रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है तो साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि शुरू में तो न्यूट्रल है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे होते तब माइनस डालते, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे होते तब प्लस डालते, लेकिन इसके अंदर अल्फा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो चार्ज में साइन पॉजिटिव का रखेंगे।
इसके बाद n हो गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, और गुना इलेक्ट्रॉन बाहर और अंदर आता है तो यहां पर हम लोग लिखते हैं E, लेकिन इसमें अल्फा पार्टिकल अंदर आ रहा है तो एक अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वह 2 इंटू ई के बराबर होता है V प्लस, तो यहां पर E के जगह पे E नहीं लिखे, क्या लिखेंगे 2E लिखेंगे। अब यहां पर हो जाएगा Q बराबर प्लस n इंटू E, 2n इंटू E। अब Q का मान क्वेश्चन में दिया है 2 गुना 10 की पावर -6 बराबर 2 गुना n का मान नहीं दिया है तो आप n का मान यहां से निकाल सकते हैं। n बराबर हो जाएगा 10 की पावर 12 इंटू टी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप n की वैल्यू n बाई टी, तो यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n का मान कितना हो जाएगा 10 की पावर 12 इंटू टी, और e का मान हम लोग जानते हैं 1.6 गुना 10 की पावर -19। क्लियर। अब आप यहां से इजिली t की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर। अब यहां से अगर आप लोग t निकाले तो t बराबर हो गया 10 की पावर -6 बटा में 10 की पावर, ये हो जाएगा आपका 12 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19। क्लियर। अब जरा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10 की पावर -6 ऊपर हो गया, ये जाएगा तो 10 की पावर -12 हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +19 हो जाएगा, अब बटा में 1.6 हो जाएगा। क्लियर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 6 18 माइनस का 18 प्लस का 19, ये हो जाएगा 10 बटा 1.6, पॉइंट यहां से हटाएंगे 100 बटा 16, 100 बटा 16 कटाइएगा तो 6.25 आता है, तो यानी कि जो टाइम की वैल्यू है वह हो जाएगा 6.25 सेकेंड, यानी कि 6.25 सेकेंड के अंदर इस कंडक्टर पे जो चार्ज की वैल्यू है वह आपका 2 माइक्रोकूलम के बराबर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन एक बार और समझते हैं। हमारा कंडक्टर शुरुआती दौर में न्यूट्रल है, बोल रहा है कि इस कंडक्टर के अंदर 10 की पावर 12 अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड आके गिर रहे हैं, तो बताइए वह कौन सा समय है जिस पर इसके जो कंडक्टर के जो चार्ज है वह 2 माइक्रोकूलम हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल सपोज कर लेंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल n हो जाएगा तो n बाई टी की वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड n बाई टी की वैल्यू दिया है 10 की पावर 12, तो यहां से हम लोग नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इन द टर्म ऑफ टी निकाल लेंगे। टाइम की वैल्यू पूछ रहा है कब, जब चार्ज का मान इतना हो जाए। तो इस कंडीशन के लिए जब चार्ज की फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें प्लस माइनस n इंटू ई नहीं चलेगा, क्योंकि वो किसके लिए होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तब होता है। ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल आ रहा है मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइन प्लस का होगा। एक अल्फा पार्टिकल आपका आ रहा है और एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है +2 इंटू ई, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज बराबर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज, इतना हो जाएगा n इंटू 2e। n का मान t के टर्म में हम लोग निकाले हुए वैल्यू रख देंगे। क्लियर। आपका t का मान ऑटोमेटिक सॉल्व करेंगे, ये आपका t की वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 6.25 सेकेंड के बाद जो चार्ज की वैल्यू है कंडक्टर पे वो 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को पता करना है कि किसी कंडक्टर के ऊपर क्या चार्ज की वैल्यू, जो हम लोग यहां पे चार्ज लिख रहे हैं, क्या यह चार्ज की वैल्यू किसी कंडक्टर के ऊपर पॉसिबल है या नहीं। कंडक्टर के ऊपर चार्ज की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है, एक सेकेंड। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज, कैन ए बॉडी हैव अ चार्ज, ये है 8 का 1 क्या है जी, 1 में
0.32 इंटू 10 रेस टू द पावर 18, 0.32 इंटू 10 रेस टू द पावर 18 कूलम। बी में है 0.64 इंटू 10 रेस टू द पावर -20 कूलम। यही है 0.64 इंटू 10 रेस टू द पावर -20 कूलम। और सी में है 4.8 इंटू 10 रेस टू द पावर -21 कूलम। क्या ये सभी चार्ज किसी भी कंडक्टर के ऊपर पॉसिबल है कि नहीं, किसी बॉडी के ऊपर पॉसिबल है कि नहीं? तो हम लोग की चार्ज की वैल्यू दिया है, चार्ज की वैल्यू से आप नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन यानी कि n की वैल्यू इंटीजर आता है तब तो ये पॉसिबल है, क्योंकि क्वांटम नेचर में हम लोग n को क्या माने हैं, इंटीजर लिए हैं। इंटीजर के रूप में ही इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकलेंगे या तो अंदर आएंगे। अगर n की वैल्यू आती है इंटीजर तब तो ये चार्ज पॉसिबल है। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन आ गई, मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन अगर फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन में तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता ही नहीं है। इसका मतलब ये चार्ज किसी भी कंडक्टर के ऊपर पॉसिबल नहीं होगा या बॉडी के ऊपर पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए हम आपको पहला सॉल्व कर रहे हैं। ये Q की वैल्यू दिया हुआ है 0.32 इंटू 10 रेस टू द पावर 18 कूलम। यहां पर लिख देंगे वी नो दैट, ये नंबर वी नो दैट Q बराबर n इंटू ई, प्लस है तो प्लस n इंटू ई हो जाएगा। Q का मान या यहां से n निकाल लेंगे तो Q बटा E हो जाएगा। 0.32 इंटू 10 रेस टू द पावर 18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर -19। क्लियर? दो कूलम से कूलम कट जाएंगे, यानी यहां पे भी कूलम होगा, यहां पे भी कूलम होगा, कूलम से कूलम कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 16। क्लियर? यहां से हमने पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दिया, यहां से पॉइंट हटा के ऊपर 10 कर दिया। ऊपर हो गया फिर 10 की पावर 18 और ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूना 32। तो ये हो गया 2 गुना ये 10 की पावर 17 बोल रहे हैं 18 और ये हो जाएगा 19, 9 8 17। ये हो गया आपका 37। ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगा -1, 10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो चला जाएगा -1। सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 10 की पावर 36। ये जो वैल्यू है 2 इंटू 10 रेस टू द पावर 36, ये क्या है, दिस इज द इंटीजर। ये इंटीजर है, यानी कि ये इंटीजर हमें कैसे पता चला, तो 2 गुना 10 की पावर 36 है, मतलब 2 पे 36 जीरो क्या होगा, इंटीजर होगा। 2 पे 36 जीरो क्या होगा बाबू, इंटीजर होगा। अगर इंटीजर है तो ये चार्ज पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा दिस चार्ज इज पॉसिबल, दिस चार्ज इज पॉसिबल ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे ये चार्ज पॉसिबल है। क्लियर? इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लेंगे। आप पॉज करके नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। यहां से ये निकाला, n की वैल्यू आ गई इंटीजर आ गया तो ये चार्ज पॉसिबल है। अगर यही फ्रैक्शन आता तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। क्लियर? सेकेंड नंबर बी आपका है 0.64 इंटू 10 की पावर -20 कूलम Q की वैल्यू। अब यहां से आप अभी देखे हैं, वी नो दैट, डायरेक्ट लिख रहे हैं जी, n बराबर Q बटा E। Q की वैल्यू 0.64 इंटू 10 की पावर -20 कूलम बट्टा में E की वैल्यू 1.6 गुना 10 की पावर
19 कूलम कट जाएगा। अब देखना ये हो जाएगा 64 बटा 16, यहाँ 64 और ये सॉरी 0 हटा तो यहाँ 10, ये हो गया 100 हुआ जी। अब देखिएगा 10 की पावर -20 ऊपर है, 10 की पावर -19 नीचे। ये आपका कटेगा 4 जा से, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर गया 10 की पावर सॉरी 4 इंटू 10 की पावर -20 इंटू 10 की पावर +19 इंटू 10 की पावर -1 होगा, क्योंकि ये 10 भी ऊपर जाएगा तो -1। अब ये हो जाएगा 4 गुना, ये हो जाएगा 21 -21 और +19, 10 की पावर -2 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये देख के आप नहीं बता सकते इंटीजर, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर +2 नीचे आ जाएगा, ये -2 है, नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा, मतलब 4 बटा ये 100 हो जाएगा जी, 10 की पावर 2 को 100 मतलब 0.04। ये आपका इनकी जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है, मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 0.04 पॉसिबल नहीं है। ये आपका कौन सी वैल्यू है? फ्रैक्शन वैल्यू है। तो फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, इसका मतलब है चार्ज की जो ये वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है। मतलब दिस वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट पॉसिबल, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसी तरह आपके होमवर्क हो गए, ये आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर मतलब जो 8 का सी है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर इंटीजर आ गया तो पॉसिबल है, फ्रैक्शन आ गया तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ए न्यूट्रल स्फीयर 10⁻11 electrons are present. If 10% electrons are removed, then calculate the charge on sphere. क्वेश्चन है, in a neutral conductor, there are 5 into 10⁻11 electrons are present. If 10% of electrons are removed from the conductor, then find the charge on the conductor. ये है, in a neutral conductor there are 5 into 10⁻11 electrons are present. If 10% electrons are removed from the conductor, then find the charge on the conductor. देखिए सॉल्यूशन, ये काफी इजी क्वेश्चन है। सपोज ये आपका कंडक्टर है जो शुरुआती दौर में न्यूट्रल है और इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 5, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कंडक्टर के अंदर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻11 है। इसका मतलब इतना ही प्रोटॉन होगा, तभी तो ये उदासीन है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तभी तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, गुड राइट। न्यूट्रल कंडक्टर पे 5 गुना 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन है।
इतना ही प्रोटॉन होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बोल रहा है कि इससे 10% इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जा रहा है। तो किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वह कंडक्टर हो जाता है पॉजिटिव। अब कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है? तो 10% इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो 10% किसका? तो टोटल इलेक्ट्रॉन का 10%। तो इसके मदद से आप एन निकाल सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, मतलब एन आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम द कंडक्टर आप निकाल सकते हैं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। एन क्या हो जाएगा? इतना इलेक्ट्रॉन्स है, उसका 10% बाहर निकल रहा है, वही हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यानी 10% ऑफ 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 निकाल लीजिए। तो ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। यही होगा 10% ऑफ 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। इससे एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इतना इलेक्ट्रॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर से बाहर निकल रहा है, एन की वैल्यू। तो चार्ज ऑन कंडक्टर आसानी से निकल जाएगा कि नहीं? चार्ज ऑन द कंडक्टर। अब कंडक्टर पे जो चार्ज की वैल्यू है Q इज इक्वल टू प्लस एन इंटू ई। क्यों भाई प्लस एन इंटू ई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो प्लस एन इंटू ई, अंदर आता है तो माइनस एन इंटू ई। तो इसमें बाहर जा रहा है तो प्लस एन इंटू एन कितना? तो 10% ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 10, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 10, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर? ये हो जाएगा 8, यानी कि 5 इंटू 1.6 हो जाता है 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर, ये है आपका प्लस 10 और ये है -19, मिलके -9 कूलम। और -9 को आप नैनो लिख सकते हैं, यानी कि 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 कूलम इज इक्वल टू 8 नैनो कूलम। क्लियर? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब इस मतलब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जरा इसको पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स should be removed from a conductor so that it acquire a positive charge, so that it acquire a positive charge, acquire a positive charge 3.5 नैनो कूलम। यही है पॉजिटिव चार्ज 3.9 नैनो कूलम, ये है जी 3.9 नैनो कूलम। क्लियर? ये है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। उसमें चार्ज की वैल्यू निकालनी थी,
इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे। अब इसमें क्या है, एक कंडक्टर की चार्ज दिया हुआ है। सपोज ये आपका कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर की जो चार्ज है वो दिया हुआ है पॉजिटिव, मतलब 3.5 नैनो कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.5 इंटू 10⁻⁹ नैनो का मतलब होता है 1 नैनो कूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम, ये आ जाएगा। तो इतना नैनो कूलम चार्ज दिया हुआ है। अब इससे बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाला जाए, कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए कि चार्ज की वैल्यू इतना आ जाए। अब इसके लिए n की वैल्यू निकालना है, मतलब वी नो दैट चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। तो यहां पे प्लस n इंटू ई लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा, तो प्लस n इंटू ई। अब इसके लिए q की वैल्यू दिया हुआ है, आपको n निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने चाहिए, यानी n बराबर हो जाएगा q बाई ई। दिस इज इक्वल टू q की वैल्यू 3.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम गेट कैंसिल, यहां से पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 35 डिवाइडेड बाई 16 गुना 10⁻⁻9 गुना 10⁻+19 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा +19। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 16 गुना 10 की पावर, ये आपका +10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको आप भाग कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, बाहर निकलने चाहिए इस कंडक्टर्स के से, तब जाके इस कंडक्टर पे जो चार्ज का मान है 3.5 नैनो कूलम के बराबर हो जाएंगे। क्लियर। तो ये था आपके प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पर बेस सारे के सारे न्यूमेरिकल। क्लियर। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो यही खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। यानी कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कूलम्स लॉ। क्लियर। तो चलिए आज वीडियो की समाप्ति यहीं पे करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, सारे नोट्स रिवाइज करते रहिए। क्लियर। चलिए, ऑल द बेस्ट।